हेलो एवरीवन, वेलकम टू डे 35 ऑफ माय हिस्ट्री क्लास। और आज की क्लास में भी हम मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री को ही डिस्कस करेंगे। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, द डायरकी विच वाज इंट्रोड्यूस्ड ऑन 1921 इन प्रोविंसेस वाज इनफोर्स्ड टिल द ईयर। दोहरा शासन जिसकी शुरुआत 1921 में प्रांतों में की गई थी, किस वर्ष तक प्रभाव में रहा था? ए 1927, बी 1935, सी 1937 या डी 1931। तो अपने सबको पता है कि ये इंट्रोड्यूस आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो थे 1919 उसके थ्रू हुआ था, और ये आपका एबॉलिश हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू। लेकिन ये फोर्स में रहा था आपका 1937 तक। 1935 आपका आंसर गलत हो जाएगा, ये 1937 तक फोर्स में रहा था, लेकिन एक्ट आपका 1935 का था। तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। आई होप आपका भी कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। नेक्स्ट, ऑफ द फॉलोइंग हु वाज द मॉडरेट लीडर ऑफ द कांग्रेस? कांग्रेस के नरमपंथी नेता निम्नलिखित में से कौन से थे? ए राजनारायण बोस, बी अरविंद घोष, सी अश्विनी कुमार दत्त या डी पंडित मदन मोहन मालवीय। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, पंडित मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट, डायर वाज डैश बाय द गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन। ये किस प्रकार ये डायर को ब्रिटेन की सरकार के द्वारा दंडित किया गया था? ए सेंटेंस्ड फॉर लाइफ, आजीवन कारावास की सजा। बी अलाउड टू कंप्लीट हिज सर्विस, उसकी सेवा पूर्ण करने की अनुमति दी गई थी। सी रिवॉर्डेड विद ऑनर, सम्मान के साथ पुरस्कृत किया गया था। या डी रिलीव्ड ऑफ हिज सर्विस, सेवा मुक्त कर दिया गया था। तो देखिए, डायर को पनिशमेंट मिली थी। क्या उसकी पनिशमेंट थी? कि उसको आपके सेवा मुक्त कर दिया गया था, सर्विस से उसको रिलीव कर दिया गया था। डायर के एक्शन का कंडेमनेशन भी हुआ था, ब्रिटेन के अंदर और इंडिया के अंदर दोनों जगह पे हुआ था। लेकिन जो था, ये काफी सारे लोग जो ब्रिटिश राज से जो कनेक्टेड थे, वो लोग इसको हीरो भी मानते थे। जैसे प्रोमिनेंट नेम हो जाता है रुडयार्ड किपलिंग। रुडयार्ड किपलिंग ने लिखी थी जंगल बुक, आपको ध्यान होगी। तो रुडयार्ड किपलिंग ने काफी प्रेज की हुई है डायर की। तो ये कई सारे लोगों ने मिलकर फिर ये जनरल डायर के लिए था। तो वैसे कर्नल, एक्टिंग ब्रिगेडियर जनरल, तो ये जनरल कह देते हैं अपने, ऑल्दो ही वाज अ कर्नल एट दैट टाइम। तो ये जो कर्नल था, कर्नल डायर, इसके लिए फिर 26,000 पाउंड स्टर्लिंग का एक मतलब गिफ्ट इसके लिए इसके चाहने वालों ने कलेक्ट किया था। और इसको ये सेवा मतलब सर्विस से रिलीव कर दिया गया था, सेवानिवृत्त कर दिया गया था। लेकिन इसके अलावा इसको कोई और सजा भी नहीं मिली थी डायर को। नेक्स्ट, ऑफ द फॉलोइंग हु डिड नॉट ओपोज द नॉन कॉपरेशन रेजोल्यूशन? निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने असहयोग प्रस्ताव का विरोध नहीं किया था? ए सीआर दास, बी मदन मोहन मालवीय, सी मिसेस एनी बेसेंट या डी मौलाना आजाद। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, मौलाना आजाद। मौलाना आजाद आपको ध्यान है गांधी जी के सपोर्टर थे। वैसे भी ये बाकी तीन जो ये थे, इन्होंने विरोध किया था। आपको ध्यान है सीआर दास ने पहले आपका जो स्पेशल कैलकाटा सेशन था उसके अंदर विरोध किया था, बाद में जो नागपुर सेशन था उसके अंदर इन्होंने फिर इसको सपोर्ट किया था। Where did Mahatma Gandhi call the Congress Working Committee to announce the suspension of non-cooperation movement? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की स्थगित करने की घोषणा करने के लिए कांग्रेस कार्य समिति की बैठक कहां बुलाई थी? ए बारदोली, बी पूना, सी कलकत्ता या डी बॉम्बे। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, बारदोली। इन्होंने फरवरी 1922 के अंदर 12 फरवरी 1922 में ये बुलाई थी ये मीटिंग कांग्रेस वर्किंग कमेटी की, और ये अनाउंस किया था कि ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को सस्पेंड कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द चोरी चोरा इंसिडेंट। नेक्स्ट, द फर्स्ट स्वराजिस्ट कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड एट। प्रथम स्वराजवादी सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था? ए अहमदाबाद, बी इलाहाबाद, सी मद्रास या डी नागपुर। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, इलाहाबाद। तो ये जो स्वराज पार्टी आपको ध्यान है, ये मोतीलाल नेहरू और सीआर दास ने फाउंड की थी 1922 के अंदर। जब ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने वापस ले लिया था, तो उस चीज से डिसल्यूजन होकर इन्होंने ये फॉर्म की थी, और 1923 के जो इलेक्शंस में इन्होंने पार्टिसिपेट भी किया था। तो इसकी पहली मीटिंग इलाहाबाद में हुई थी, पंडित मोतीलाल नेहरू के घर पे। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ साइमन कमीशन वाज। साइमन कमीशन के सदस्य कितने थे? ए 10, बी 5, सी 7 या डी 12। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 7, यानी कि 7 सदस्य थे। इसके अंदर 4 कंजर्वेटिव थे, 2 लेबराइट्स थे और 1 लिबरल पार्टी का था। ठीक है, और इसको हेड किसने किया था? सर जॉन साइमन और क्लेमेंट एटली। क्लेमेंट एटली आपको ध्यान है, ही वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, दांडी मार्च वाज स्टार्टेड ऑन। दांडी मार्च की शुरुआत कब हुई थी? 1930। आपको ध्यान है, 1930 ईयर तो आपको ध्यान है, लेकिन
मंथ कौन सा था, डेट एग्जैक्ट कौन सी थी, ए 12 मार्च 1930, बी 12 अप्रैल, सी 15 फरवरी या डी 15 मार्च। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए 12 मार्च 1930 को स्टार्ट किया था इन्होंने साबरमती आश्रम से अपने 78 डिसाइपल्स के साथ। 2 डिसाइपल्स बाद में जुड़ के ये 80 टोटल डिसाइपल्स हो गए थे। इनके साथ गांधी जी ने ये मार्च आपका दांडी मार्च जो था ये कंडक्ट किया था। और कब जाके इन्होंने सॉल्ट लॉ ब्रेक किया था, ये किया था 6 अप्रैल, ठीक है, 6 अप्रैल सुबह 6:30 AM गांधी जी ने ये सॉल्ट लॉ ब्रेक किया था। नेक्स्ट, when गांधी इरविन पैक्ट was signed, the secretary of state for India was, जब गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था तब भारत के राज्य सचिव कौन थे, ए सैलिसबरी, बी सैमुलर होयर, सी वेडजवुड बेन या डी मोंटेग्यू। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी वेडजवुड बेन। जो ये वेडजवुड बेन थे ये एक मतलब कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आपके 1929 से लेकर 1931 तक रहे थे इंडिया के। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सत्याग्रह कैंपेन्स गांधी जी डिड नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली, निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह अभियान में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, ए राजकोट सत्याग्रह, बी चंपारण सत्याग्रह, सी खेड़ा सत्याग्रह या डी वायकोम सत्याग्रह। वायकोम सत्याग्रह को हम ट्रेवनकोर सत्याग्रह भी कह देते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए राजकोट सत्याग्रह। राजकोट सत्याग्रह के अंदर गांधी जी की जो वाइफ थी मिसिस कस्तूरबा गांधी वो गई थी वहां पे, ये अपने जो राजकोट के अंदर ज्यादा ऑटोनॉमी और की डिमांड करने, और इसके इनके साथ में जो कस्तूरबा गांधी के साथ में गई थी मनीबेन पटेल। जो मनीबेन पटेल कौन थी, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की बेटी थी। द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल्ड और द क्वेश्चन ऑफ, दूसरा गोल में सम्मेलन किसके मसले पर असफल हो गया था। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बता दूं ये राजकोट सत्याग्रह के बारे में मैंने शायद आपको बताया भी होगा। गांधी जी ने फास्ट किया था इसके अंदर, और फास्ट करके बाद मतलब कि इनकी डिमांड्स मान ली थी, लेकिन फिर भी गांधी जी ने फास्ट को वापस लेके माफी मांग ली थी बिकॉज दिस फास्ट वाज अगेंस्ट हिज प्रिंसिपल्स। इसमें ये वो एक्ट ऑफ कोर्सन हो गया था, तो गांधी जी के ये उसूलों के खिलाफ था, इसलिए गांधी जी ने वापस ले लिया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा गोल में सम्मेलन के मसले पर किस मसले पर असफल हो गया था, ए कम्युनल रिप्रेजेंटेशन सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, बी सोल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिया बाय कांग्रेस भारत का केवल कांग्रेस का द्वारा प्रतिनिधित्व, सी ग्रांट ऑफ डोमिनियन स्टेटस अधिराज्य का दर्जा प्रदान करना, या डी डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर सत्ता हस्तांतरण की स्थिति। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। इसके अंदर क्या था कि ये आपको ध्यान है गांधी जी ही थे जो कि सोल रिप्रेजेंटेटिव थे कांग्रेस के वहां पे। अब यहां पे क्या था कि मुस्लिम लीग भी पहुंची हुई थी, वहां पे अंबेडकर भी थे, तो अब ये दलित्स और मुस्लिम्स और बाकी जो कम्युनिटीज थी इन सब ने फिर अपने सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड करनी शुरू कर दी। गांधी जी ने इसको अपोज किया, तो इस वजह से वहां पे एक इंपास हो गया और ये सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आपका फेल हो गया। नेक्स्ट, द मास्टर स्ट्रोक ऑफ लॉर्ड वेलेस्ली टू एस्टैब्लिश ब्रिटिश पैरामाउंट सी इन इंडिया वाज, भारत में ब्रिटिश सर्वोच्चता को स्थापित करने के लिए लॉर्ड वेलेस्ली ने कौन सी जबरदस्त चाल चली थी, ए डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, बी सब्सिडरी अलायंस, सी सप्रेशन ऑफ 1857 म्यूटिनी, या डी एनेक्सेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ध्यान है ये अधीनस्थ गठबंधन यानी सब्सिडरी अलायंस, ये लॉर्ड वेलेस्ली ने स्टार्ट किया था। इसके अंदर क्या था अलायंस के अंदर कि जो भी प्रिंसली स्टेट्स के जो रूलर्स थे उनको खुद की आर्मी मेंटेन करनी नहीं दी जाती थी, और उन्हें यह भी मतलब अनुमति नहीं थी कि वो दूसरे जो राजाओं के साथ कोई संधि कर सकें। इसके अंदर क्या था कि जो भी आर्मी थी ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो उसकी आर्मी ये मेंटेन करते थे, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने आर्मी देती थी और इसके बदले में इनसे रुपए लेती थी। लेकिन जो ये सब्सिडरी आर्मी जो ये मेंटेन करती थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, अगर कोई भी मतलब कि किंग उसके लिए रुपए दे पाने में फेल हो जाता था तो उसकी टेरिटरी का एक बड़ा हिस्सा ये उससे ले लेते थे एज अ फॉर्म ऑफ पेनल्टी। नेक्स्ट, द डेक्कन राइट्स ऑफ 1874-75 इन महाराष्ट्र वर डायरेक्टेड अगेंस्ट, महाराष्ट्र में 1874 से 1875 के डेक्कन दंगे किसके विरुद्ध हुए थे, ए बिग लैंडलॉर्ड्स बड़े भूस्वामी, बी मनी लैंडर्स यानी साहूकार, सी रेवेन्यू कलेक्टर्स यानी राजस्व संग्राहक, या डी ब्रिटिश ऑफिसर्स यानी ब्रिटिश अधिकारी। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। यहां पे ये आपके साहूकार जो थे मनी लैंडर्स उनके अगेंस्ट था। ये कहां पे हुआ था, पुणे, सतारा और अहमदनगर के अंदर हुआ था ये रिवॉल्ट। ठीक है, किसके अगेंस्ट हुआ था, ये जो कम्युनिटी थी, कम्युनिटी जो कि मतलब इसको डेट पे होने इसके अंदर क्या होता था कि अगर आपके पास
आपके ऊपर मतलब किसी का कर्जा है तो ये मनी लेंडर्स फिर आपसे फोर्स लेबर करा लेते हैं, जिसके अंदर आपके पास मतलब कि ना के बराबर राइट्स होते थे, ना के बराबर हक होते थे। तो उसके अगेंस्ट ये था। In which of the following tribal rebellions did two brothers, Kanhu and Sidhu, proclaim the end of company's rule in their region, and to suppress their rebellion, the government had to use military force? निम्नलिखित में से किस आदिवासी विद्रोह में दो आदिवासी भाइयों कान्हू तथा सिंधु ने अपने क्षेत्र में कंपनी के शासन के अंत की घोषणा कर दी थी तथा उनके विद्रोह का दमन करने के लिए सरकार को सैन्य बल का प्रयोग करना पड़ा था? ए, खासी रेबिलियन इन असम, असम का खासी विद्रोह। बी, नायका ट्राइबल अपराइजिंग इन गुजरात, गुजरात में नायका आदिवासी विद्रोह। सी, द कोल अपराइजिंग। या डी, संथाल रेबिलियन इन बिहार। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, संथाल रेबिलियन, जो बिहार में हुआ था 1855-56 के अंदर, उसके अंदर ये आपका हुआ था। तो ये संथाल रेबिलियन ये आज प्रेजेंट डे तो झारखंड के अंदर है। ये किस लीग के अगेंस्ट था? जमींदारी सिस्टम और ये कॉलोनियल अथॉरिटी, इसके अगेंस्ट था। किन्होंने स्टार्ट किया था? ये जो मुर्मू ब्रदर्स थे चार, कौन कौन? सिंधु, कान्हू, चांद एंड भैरव। सिंधु, कान्हू, चांद एंड भैरव, ये मुर्मू ब्रदर्स जो चार थे, इन्होंने ये लीड किया था। ये 1855 में ये स्टार्ट हुआ था और फिर जून 1855 और नवंबर 1855 में वहां पे मार्शल लॉ फिर डिक्लेयर कर दिया गया था और 1856 के अंदर फिर क्या था? ये ब्रूटली इसको क्रश कर दिया गया था ट्रूप्स यूज लेके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। One of the earliest and best known mutinies before the revolt of 1857 was 1857 की क्रांति के पहले सबसे प्रारंभिक तथा सबसे यादगार विद्रोह कौन सा था? ए, फिरोजपुर म्यूटिनी। बी, इंडियन सोल्जर्स म्यूटिनी एट वेलोर। सी, शोलापुर म्यूटिनी। या डी, असम सोल्जर्स म्यूटिनी। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका इंडियन सोल्जर्स म्यूटिनी एट वेलोर। वेलोर में भारतीय सैनिकों का जो विद्रोह था ये 1806 के अंदर हुआ था। कब? 1806 में ये म्यूटिनी हुई थी। 1806 इंडियन सोल्जर्स म्यूटिनी एट वेलोर, याद रखिएगा डेट। ठीक है, तो इसके अंदर पूरे एक दिन तक चला था। यहां पे वेलोर फोर्ट के इन्होंने कब्जा कर लिया था और लगभग 200 जो ब्रिटिश ट्रूप्स थे उनको या तो घायल कर दिया था या मार दिया था इन लोगों ने यहां पे। द फर्स्ट पॉलिटिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया फाउंडेड इन 1891 वाज, 1891 में स्थापित भारत का पहला राजनीतिक संघ कौन सा था? ए, लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ इंडिया। बी, इंडियन एसोसिएशन। सी, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। या डी, मद्रास नेटिव एसोसिएशन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ कैलकाटा। नेक्स्ट, द अर्लीस्ट नेशनलिस्ट टू कमिट पॉलिटिकल डेकॉइटीज, अ फीचर ऑफ द लेटर रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स वाज, राजनीतिक डकैतियां जो कि बाद के क्रांतिकारी आंदोलनों की एक विशेषता बन गई थी, करने वाले सबसे आरंभिक राष्ट्रवादी कौन थे? ए, रामप्रसाद बिस्मिल। बी, चापेकर ब्रदर्स। सी, वासुदेव बलवंत फड़के। या डी, यतीन्द्र दास। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, वासुदेव बलवंत फड़के। जो ये थे, इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने देखा कि ये जो भी मतलब कि फार्मिंग कम्युनिटी है इसकी बहुत बुरी हालत है, तो इससे इनको बहुत दुख हुआ और इनको लगा कि जो स्वराज्य जो होएगा इसी से ही इस चीज का छुटकारा हो सकता है, इनकी जो फार्मिंग कम्युनिटी की जो बुरी हालत है उसका। तो इन्होंने फिर स्वराज्य वहां पे हासिल करने की कोशिश की। इन्होंने भील, कोली और डांगर जो कम्युनिटी है इनके साथ मिलकर एक रेवोल्यूशनरी ग्रुप फाउंड किया रमोशी लोगों का। फिर ये क्या था कि इनके जो वहां पे जो टैक्स, जो इनकम टैक्स कलेक्ट होता था वो एक किसी इंसान के घर पे जो इसके था, तो उस घर को इन्होंने रेड किया था ताकि जो ये फेमाइन जो पड़ा हुआ था उससे जो अफेक्टेड फार्मर्स थे उनकी हेल्प की जा सके। तो वो जो रुपया इन्होंने लूटा और किसानों की हेल्प की, पर वो फिर लूट मानी गई, तो इसको फिर इनको डकैत का नाम दे दिया गया था। द सिंगल बिगेस्ट आइटम ऑफ ब्रिटिश कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन इंडिया वाज, भारत में अंग्रेजों की पूंजी निवेश की एकमात्र सबसे बड़ी वस्तु क्या थी? ए, रेलवे। बी, प्लांटेशन एंड माइंस। सी, स्कूल्स एंड कॉलेजेस। या डी, शिपिंग। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, ये रेलवे। ये मतलब इन्होंने रेलवे का बहुत सबसे बड़ा इनका योगदान, ये जो सिंगल बिगेस्ट जो कहे ना कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो ब्रिटिश का जो था इंडिया में, वो था रेलवेज का। नेक्स्ट, the new affluent class which emerged in India on account of the British economic policies consisted of, ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के कारण भारत में उभरने वाले नए प्रभावी वर्ग में शामिल कौन से थे? ए, मनी लैंडर्स। बी, लैंडलॉर्ड्स। सी, ट्रेडर्स। या डी, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, साहूकार, भूस्वामी और व्यापारी तीनों थे, उपरोक्त सभी मतलब की। Who played Socrates to the first generation of the English educated young men of Bengal?
अंग्रेजी में शिक्षित बंगाल के युवाओं की पहली पीढ़ी के सामने सुकरात का नाटक किसने प्रस्तुत किया था? ए नाटक नहीं था एक्चुअली, कौन सुकरात की तरह, मतलब सुकरात सोक्रेट्स का रोल किसने प्ले किया था? मेरे ख्याल से ये प्रॉपर इसका ट्रांसलेशन होना चाहिए, पर खैर ट्रांसलेटर है, कुछ भी कर सकता है गूगल ट्रांसलेट। ए स्वामी विवेकानंद, बी राजा राम मोहन रॉय, सी हेनरी विवियन डेरिजियो या डी ड्रिंक वाटर बेथन। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, हेनरी विवियन डेरिजियो जो थे ये असिस्टेंट हेडमास्टर थे हिंदू कॉलेज कलकत्ता में और रेडिकल थिंकर थे। तो इन्होंने जो डिसेमिनेट करनी शुरू की थी वेस्टर्न लर्निंग एंड साइंस जो यंग मैन के अंदर, बंगाल के अंदर, और इन्होंने, आपको ध्यान है, यंग बंगाल मूवमेंट फाउंड किया था। नेक्स्ट, द इमीडिएट फॉररनर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तत्कालिक पूर्वगामी संगठन कौन सा था? ए इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, बी इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, सी ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन या डी लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। जो ये इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस थे, इसके मेन ऑर्गेनाइजर थे आपके सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। ये इसके दो सेशन हेल्ड किए गए थे, एक तो 1883 में और दूसरा 1885 के अंदर। पहला सेशन अगर पूछा जाए कब हेल्ड किया गया था तो 1883 के अंदर, इट वॉज हेल्ड इन 1883। ये क्वेश्चन आपका बन सकता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का फर्स्ट सेशन कब हेल्ड किया गया था? 1883 के अंदर। इसका मेन ऑर्गेनाइजर्स सुरेंद्रनाथ बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस। नेक्स्ट, द फर्स्ट वीकली पेपर पब्लिश्ड बाय आईएनसी इन 1889 वाज, आईएनसी के द्वारा प्रकाशित 1889 में पहला साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा था? ए यंग इंडिया, बी इंडिया, सी इंडियन पीपल या डी इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन तो आपको ध्यान है साउथ अफ्रीका में गांधी जी का था और यंग इंडिया गांधी जी का था, बाद में ये 1930s या 40s के अंदर चलाया था गांधी जी ने। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, इंडिया। वैसे मेरे ख्याल से जहां तक मेरे को ध्यान है नाम था वॉइस ऑफ इंडिया। खैर इंडिया दिया हुआ है तो ये भी मानना पड़ेगा मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर। द लीडर ऑफ अनुशीलन समिति वाज, अनुशीलन समिति के नेता कौन थे? ए बरिंद्र कुमार घोष, बी जतिन दास, सी कन्हई लाल दत्ता या डी प्रफुल्ल चाकी। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका, देखें वैसे तो अनुशीलन समिति ये अरविंदो घोष और ने फाउंड की थी, लेकिन इसके अंदर मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर आपका हो जाएगा बरिंद्र कुमार घोष। ये बरिंद्र कुमार घोष, ये अरविंद घोष जो थे उनके छोटे भाई थे। इन्होंने आपका जुगांतर का फाउंड किया था। जुगांतर ये इनर सर्कल जो था ना आपका अनुशीलन समिति, उससे ही बना था। तो इसका करेक्ट आंसर फिर इस क्वेश्चन का यूं बरिंद्र कुमार घोष हो जाएगा, मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर कहें इसको तो। The main brain behind hurling a bomb at Lord Hardinge while he was making his state entry into Delhi was, दिल्ली में राज्य प्रवेश के दौरान लॉर्ड हार्डिंज पर बम फेंकने के पीछे मुख्य दिमाग किसका था? ए रास बिहारी बोस, बी भगत सिंह, सी सचिंद्र सान्याल या डी जतिन दास। तो इसका करेक्ट आंसर आपका रास बिहारी बोस। तो ये कब हुआ था? 1912, 23 दिसंबर 1912 के अंदर ये होममेड बॉम्ब था, ये फेंका गया था वायसरॉय के जो हौदा। ये हौदा क्या होता है आपका? ये जो हाथी के ऊपर जो वो रख के चलते थे ना, ध्यान है, एक पूरा वो बेड नुमा सा, तो वो हौदा था जो वायसरॉय का जा रहा था चांदनी चौक से। तो उस टाइम ये बॉम्ब फेंका गया था। तो इस कॉन्स्पिरेसी को हैच किया था आपके रास बिहारी बोस ने। नेक्स्ट, the congressman who wanted to contest the elections against under the act of 1919 and enter the legislature formed a party in called, ये ध्यान है 1923 के अंदर जो इलेक्शंस हुए थे, ठीक है, ये कांग्रेस के वो सदस्य जो 1919 के अधिनियम के तहत चुनाव लड़कर विधानमंडल में जाना चाहते थे, उन्होंने एक पार्टी का गठन किया था। उसका नाम क्या था? ये 1922 के अंदर ये पार्टी बनाई थी। मैंने कई बार बता दिया, 1923 के इलेक्शंस इन्होंने लड़े थे और जीते भी थे, ये स्वराज पार्टी वाले मोतीलाल नेहरू एंड सी आर दास ने। ये क्वेश्चन ऐसा सिमिलर पहले आ भी चुका है। द हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन subsequently styled as Hindustan Socialist Republic Association HSRA was founded in 1924 by, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो बाद में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बन गया था HSRA, उसकी स्थापना 1924 में किसके द्वारा की गई थी? ए भगत सिंह, बी चंद्रशेखर आजाद, सी रामप्रसाद बिस्मिल या डी सचिंद्र सान्याल। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी सचिंद्र सान्याल। कोई बाकी तीनों में से कोई आंसर मत दे देना, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सचिंद्र सान्याल। ही वाज द मेंटर टू पीपल लाइक भगत सिंह एंड चंद्रशेखर आजाद। On September 20, 1932, Mahatma Gandhi began a fast unto death in Yerwada jail against 20 सितंबर
1932 को महात्मा गांधी ने किसके विरुद्ध बड़ौदा जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया था? ए, ब्रिटिश रिप्रेशन ऑफ द सत्याग्रही, सत्याग्रहियों पर अंग्रेजों के जुल्म। बी, वायलेशन ऑफ गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन समझौते का उल्लंघन। सी, कम्युनल अवार्ड ऑफ रैमसे मैकडोनाल्ड, रैमसे मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पुरस्कार। या डी, कम्युनल राइट्स इन कलकत्ता, कलकत्ता में सांप्रदायिक दंगे। तो इसका करेक्ट आंसर आप सभी को पता है, ये कम्युनल अवार्ड जो दिया था रैमसे मैकडोनाल्ड ने, उसके अगेंस्ट था गांधी जी का फास्ट, ये विच एंडेड इन पूना पैक्ट। ये इसके एंड में फिर पूना पैक्ट हुआ था, जिस वजह से फिर हिंदू सोसाइटी जो थी डिवाइड होने से बच गई थी। पूना पैक्ट आपको ध्यान है, ये गांधी जी और इधर से डॉक्टर अंबेडकर दोनों बीच के रास्ते में, बिल्कुल बीच का रास्ता था पूना पैक्ट का। गांधी जी और अंबेडकर दोनों बीच में मतलब आए थे और एक कॉम्प्रोमाइज हुआ था, जिसे कहें प्रॉपर कॉम्प्रोमाइज पूना पैक्ट के अंदर। नेक्स्ट, इन 1934 महात्मा गांधी विड्रॉ फ्रॉम एक्टिव पॉलिटिक्स बिकॉज। इन 1934 में महात्मा गांधी सक्रिय राजनीति से किस कारण अलग हो गए थे? ए, ऑफ द फेलियर ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के कारण। बी, पॉलिटिकल क्लाइमेट ऑफ इंडिया वाज अनसुटेबल फॉर एनी पॉलिटिकल मूवमेंट, भारत की राजनीतिक आबोहवा किसी भी राजनीतिक आंदोलन के लिए उपयुक्त नहीं थी। सी, ही वांटेड टू डिवोट हिमसेल्फ फुली टू कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम एंड हरिजन वेलफेयर, वह खुद को रचनात्मक कार्यक्रम यह तथा हरिजन कल्याण के प्रति पूरी तरह से समर्पित कर देना चाहते थे। या डी, नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, ही वांटेड टू डिवोट हिमसेल्फ फुली टू कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम एंड हरिजन वेलफेयर। On the date December 22, 1939, the Congress ministries resigned in the provinces. The Muslim League observed. जिस दिन 22 दिसंबर 1939 में कांग्रेस के मंत्रालयों ने प्रांतों में इस्तीफा दे दिया था, उस दिन मुस्लिम लीग ने क्या मनाया था, कौन सा दिवस मनाया था? ए, डे ऑफ डिलीवरेंस, मुक्ति दिवस। बी, डायरेक्ट एक्शन डे, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। सी, विक्ट्री डे, विजय दिवस। या डी डे। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका डिलीवरेंस डे या डे ऑफ डिलीवरेंस। नेक्स्ट, द फ्रंटियर गांधी एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन। सीमांत गांधी ने सक्रिय रूप से किस आंदोलन में भाग लिया था? ए, खिलाफत मूवमेंट। बी, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट या असहयोग आंदोलन। सी, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन। या डी, चंपारण सत्याग्रह। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। नेक्स्ट, द INA वाज लार्जली कंपोज्ड ऑफ। INA में काफी हद तक कौन शामिल थे? ए, फॉर्मर कांग्रेस मेंबर्स, कांग्रेस के पूर्व सदस्य। बी, ओवरसीज इंडियंस, विदेशी भारतीय। सी, इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर अंडर द जापानीज, जापानियों के अधीन भारत के युद्धबंदी। या डी, डेजर्टर्स फ्रॉम द ब्रिटिश इंडियन आर्मी, ब्रिटिश भारतीय सेना के भगोड़े। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर अंडर द जापानीज, जापानियों के अधीन भारत के युद्धबंदी जो थे। ये क्या था कि 1934 में ये जापानीज जो थे, इन्होंने एक कैंपेन चलाया ताकि ये इंडियन प्रिजनर्स जो थे उनको कि हांगकांग, शंघाई के अंदर ये जो है वॉर के लिए मतलब ये परस्यूड कर सके। तो ये जो 1924 के अंदर ये बैंकॉक के अंदर इन्होंने ये एक कॉन्फ्रेंस रखी और इसके अंदर इंडियन नेशनल आर्मी को फॉर्मली लॉन्च किया था और इसको हेड किया था इनिशियली कैप्टन मोहन सिंह ने। ठीक है, किसने हेड किया था? कैप्टन मोहन सिंह ने ओरिजिनली हेड किया था। कहां पे फॉर्मली लॉन्च हुई थी? बैंकॉक में। कब? 1942 के अंदर। नेक्स्ट, सुभाष बोस selected the best soldiers from 3 existing brigades named after Gandhi, Azad and Nehru and organized a new brigade with the soldiers themselves, which the soldiers themselves called. सुभाष चंद्र बोस ने 3 मौजूदा ब्रिगेड जिनका नाम गांधी, आजाद तथा नेहरू के नाम पर रखा गया था में से सर्वश्रेष्ठ सैनिकों का चयन किया और एक नए ब्रिगेड का गठन किया जिसके सैनिक खुद को कहते थे ए, सरदार पटेल ब्रिगेड। बी, इंडियन ब्रिगेड। सी, भगत सिंह ब्रिगेड। या डी, सुभाष ब्रिगेड। तो देखिए ऐसा है, मैंने आपको डिटेल से पहले बताया था, जो इसकी 4 ब्रिगेड थी उसके नाम थे गांधी, आजाद, नेहरू एंड बोस। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा फिर ऑप्शन नंबर डी, सुभाष ब्रिगेड। सरदार पटेल ब्रिगेड तो वैसे हो ही नहीं सकता किसी भी सूरत में, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। इन दोनों के आपस में बहुत ही बुरे टर्म्स थे, सरदार पटेल और सुभाष चंद्र बोस के। बाकी मौलाना आजाद, पंडित नेहरू और सुभाष चंद्र बोस बहुत अच्छे दोस्त थे और गांधी जी तो चलिए फिर सबके सुप्रीम मतलब लीडर थे ही, टॉप लीडर, तो सब गांधी जी की तो इज्जत करते ही थे।
In 1921, Mahatma Gandhi resolved to wear only a loin cloth to propagate homespun cotton to signify. 1921 में महात्मा गांधी ने किस चीज का संकेत देने के लिए उद्देश्य से घर पर कथित सूती कपड़े का प्रचार करने के लिए केवल एक धोती पहनने का संकल्प लिया था? A. His dislike for tailored clothes, सिले कपड़ों के प्रति उनकी नापसंदगी. B. The ruin of Indian handloom textiles, भारत के हथकरघा वस्त्र उद्योग की तबाही. सी ही इज आइडेंटिफिकेशन विद द इंडियन पीपल, भारतीय लोगों में अपनी पहचान के लिए. या डी हिज रिजॉल्व टू वेयर टेलर्ड क्लोथ्स ओनली व्हेन इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट, अपने उस संकल्प के लिए कि सिले वस्त्र तभी पहनेंगे जब भारत स्वतंत्र हो जाएगा. तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, ताकि वो आम लोगों से अपना जुड़ाव कर सकें. ये यूं नहीं कि अपनी पहचान के लिए, ये ट्रांसलेटर ने फिर से गड़बड़ कर दी. ये पहचान का नहीं है, बेसिकली ये था कि ताकि ये आम लोगों से गांधी जी अपना जुड़ाव महसूस कर सकें, आम लोग गांधी जी से भी अपना जुड़ाव महसूस कर सकें, या आम लोगों से जुड़ाव हो सके, इस चीज के लिए. नेक्स्ट, द फेमस रेटिंग्स म्यूटिनी, revolt of a section of Indian soldiers serving the Royal Indian Navy in Bombay in February 1946 was calmed down largely by the efforts of. फरवरी 1946 में बॉम्बे में प्रसिद्ध रेटिंग विद्रोह शाही भारतीय सेना में कार्यरत भारतीय सैनिकों के एक गुट के द्वारा किया गया विद्रोह को मुख्य रूप से किसके प्रयासों से शांत किया गया था? ए. महात्मा गांधी, बी. मौलाना आजाद, सी. जवाहरलाल नेहरू, या डी. सरदार पटेल. तो ये मैंने कल भी आपको बताया था, सरदार पटेल के एफर्ट्स थे. तो ये जो रिवॉल्ट था ये कब कॉल ऑफ किया गया था? जबकि ये जो नेवल सेंट्रल स्ट्राइक कमेटी एनसीएससी के जो प्रेसिडेंट थे एमएस खान, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल से मिले थे. सरदार वल्लभ भाई पटेल को ये बॉम्बे में भेजा गया था कि ये जो क्राइसिस को शांत किया जा सके. उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक स्टेटमेंट इशू किया और जिसमें कि ये कहा गया कि स्ट्राइकर से इन्होंने कहा कि आप ये स्ट्राइक को बंद कर दीजिए. फिर ये जो थोड़ा सा ये प्रेशर आया, इसके बाद से फिर स्ट्राइक कॉल ऑफ कर दी गई थी. मजेदार बात यहां पे मैंने कल आपको बताई थी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने सिवाय कम्युनिस्ट के इस म्यूटिनी को सपोर्ट नहीं किया था. कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने कंडेम किया था. तो ये जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो ये कहा था कि स्ट्राइक बंद कर दी जाए, इसको जिन्ना ने भी सपोर्ट किया था. और यहां पे एक इंटरेस्टिंग बात कि जिन सोल्जर्स ने ये यहां पे आपका विद्रोह किया था, ठीक है, उनको सेना से वहां से चलो निकाल दिया गया नेवी से. लेकिन जब ये इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो ना है इंडिया ना ही पाकिस्तान, दोनों में से किसी कंट्री ने ही उन सोल्जर्स को रीइंस्टेट नहीं किया. उन सोल्जर्स को किसी ने भी दोबारा भर्ती नहीं किया, क्योंकि सबको डिसिप्लिन चाहिए था. दोनों कंट्रीज को ये चिंता थी कि ये ऐसे अगर रिवोल्ट करने वाले सोल्जर्स रख लिए तो नेवी के अंदर ये फिर आपका रिवोल्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे और यहां पे फिर एक कूप के एक चांसेस बढ़ सकते हैं. तो इसलिए उनको किसी को भी नौकरी में रीइंस्टेट नहीं किया गया था. नेक्स्ट, महात्मा गांधी स्पेंट अ ईयर ऑफ कंप्लीट साइलेंस इन 1926 टू. महात्मा गांधी ने 1926 में पूरे एक वर्ष तक पूर्णतः शांत रहे थे. क्यों? ए. टू कंसोलिडेट खादी प्रोग्राम, खादी कार्यक्रम को मजबूत करने के लिए. बी. टू वर्क फॉर हरिजन वेलफेयर, हरिजन कल्याण के लिए कार्य करने के हेतु. सी. टू डू पेनेंस फॉर चौरी चौरा वायलेंस, चौरी चौरा हिंसा के पछतावा में. या डी. प्लान इज नेक्स्ट स्टेप, अगले कदम की योजना बनाने के लिए. तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, वर्क फॉर हरिजन वेलफेयर, हरिजन कल्याण के लिए कार्य करने के लिए. जो आपके ध्यान है हरिजन या जो डिप्रेस्ड सेक्शन, जो उस टाइम सो कॉल्ड अनटचेबल्स थे, या आपने कहते हैं दलित आजकल जो टर्म यूज लेता है, तो उनके लिए गांधी जी ने बहुत काम किया, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए. After the elections of the Constituent Assembly were held in July 1946, the Constituent Assembly met for the first time in Delhi on A. December 9, 1946. अच्छा, इसका हिंदी में ट्रांसलेशन हुआ ही नहीं हुआ. ओहो. A. December 9, 1946. B. January 15, 1947. C. August 15, 1946. या D. August 15, 1947. तो इसका करेक्ट आंसर, चलिए इसको मैं हिंदी में बोल ही देता हूं. जब ये आपके जुलाई 1946 में जो आपके संवैधानिक सभा के जो इलेक्शंस हो गए थे, चुनाव हुए थे, उसके बाद जो ये संविधान सभा मिली थी दिल्ली में पहली बार, कौन सी तारीख को मिली थी? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, दिसंबर 9, 1946. तब आपके सच्चिदानंद सिन्हा को आपका अस्थायी जो अध्यक्षता चुना गया था इसका. नेक्स्ट, इन 1937 महात्मा गांधी कंपेयर्ड फिरोज शाह मेहता विद द हिमालयस, तिलक विद द ओशन एंड गोखले विद. जो महात्मा गांधी ने फिरोज शाह मेहता की तुलना हिमालय से की थी, तिलक की तुलना महासागर से और गोखले की तुलना किससे की थी?
तो आपने देखें गोखले की इन्होंने तुलना की थी, देखें ए द स्काई यानी आसमान, बी द गैंजिस यानी गंगा, सी द अर्थ यानी धरती, या डी द फायर यानी अग्नि। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, द गैंजिस यानी गंगा से की थी। नेक्स्ट, हु कंटेम्प्टुअसली रेफर टू महात्मा गांधी एज हाफ नेकेड फकीर, किसने नफरत के भाव से महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर बताया था? ए क्लीमेंट एटली, बी रैमसे मैकडोनल्ड, सी लॉर्ड विलिंगडन या डी विंस्टन चर्चिल। तो ये सबको पता है ये काम ऐसा घटिया बात विंस्टन चर्चिल ही कर सकता था, चर्चिल नहीं किया था। ही वॉज द कल्प्रिट ऑफ द बंगाल फेमाइन। नेक्स्ट, द ब्रिटिश गवर्नर जनरल एंड वायसरॉय हु सर्व्ड फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड इन इंडिया वाज, वह ब्रिटिश गवर्नर जनरल और वायसरॉय जिसने भारत में सबसे लंबे तक सेवा दी थी वो कौन था? ए लॉर्ड इरविन, बी लॉर्ड डलहौजी, सी लॉर्ड कर्जन या डी लॉर्ड हार्डिंज सेकंड। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है आपका, देखिए वैसे तो वॉरेन हेस्टिंग हो सकता है आपने कह दें, लेकिन हेस्टिंग्स के टाइम थोड़ा खिचड़ी ज्यादा पकी हुई थी कि पता नहीं हेस्टिंग ने क्या पोस्ट उसको कैसे डिफाइन करें, क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेटेड था कि कह नहीं सकते कि किस पोस्ट पे था हेस्टिंग। लेकिन तो इसलिए हेस्टिंग इस ऑप्शंस के अंदर ही नहीं है। तो आपको इन चार ऑप्शंस में से आपको चूज करना है, तो कोई कंफ्यूजन वैसे भी नहीं है। तो इन चार ऑप्शंस के अंदर सबसे लंबा टेन्योर था आपका डलहौजी का, ये आपको ध्यान है 1848 टू 1856 तक का टेन्योर रहा था। बाकी लोगों का टेन्योर आप देख सकते हैं, इरविन का 1926 से 1931, डलहौजी का मैंने ऑलरेडी बता दिया आपका, कर्जन का 1899 टू 1905 और लॉर्ड हार्डिन सेकंड का 1910 से लेकिन 1916 तक। नेक्स्ट, ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस फॉर्म्ड इन 1927 लॉन्च पॉपुलर मूवमेंट्स इन, 1927 में गठित ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस ने कहां पर लोकप्रिय आंदोलन की शुरुआत की थी? ए प्रिंसली स्टेट्स, बी ब्रिटिश प्रोविंसेस, सी सदर्न इंडिया या डी ट्राइबल एरियाज। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रिंसली स्टेट्स। आपको ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस का एक क्वेश्चन पहले भी आया था इसका, जिसमें पूछा गया था 1939 में इनके जो प्रेसिडेंट थे कौन बने थे? तो इसका करेक्ट आंसर था पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्या था ये? ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस। ये जो प्रिंसली स्टेट्स के अंदर जो था ना, ये पॉलिटिकल मूवमेंट ऑर्गेनाइज करते थे। इसको प्रीवियसली बोलते थे प्रजामंडल या लोक परिषद। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मैंने पहले दी भी हुई है, ठीक है। इसका पहला सेशन बॉम्बे के अंदर ऑर्गेनाइज किया गया था दिसंबर 1927 के अंदर, लेकिन 12 साल तक कांग्रेस ने इसको कोई सपोर्ट नहीं किया था, बल्कि ये कांग्रेस के सपोर्ट मांगती भी रही थी। लेकिन जब 1939 में ये इसके जब प्रेसिडेंट बने पंडित जवाहरलाल नेहरू, तब चीजें बदल गई और फिर कांग्रेस ने इसको सपोर्ट करना शुरू किया था और पंडित जवाहरलाल नेहरू 1946 तक इसके प्रेसिडेंट रहे थे। नेक्स्ट, द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ए डॉक्टर बी आर अंबेडकर, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू या डी महात्मा गांधी। तो इसका करेक्ट आंसर आप सभी को पता है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए 9 दिसंबर 1946 को तो ये सच्चिदानंद सिन्हा को चूज किया गया था, ठीक है, पहली जो मीटिंग थी उसके अंदर। लेकिन 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इलेक्ट कर लिया गया था एज ए प्रेसिडेंट। सच्चिदानंद सिन्हा क्योंकि आपके सीनियर मोस्ट मेंबर थे उसके, तो इन्हें एक बार जो इंटरिम प्रेसिडेंट इलेक्ट कर लिया गया था। परमानेंट प्रेसिडेंट आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 दिन बाद इलेक्ट किए गए थे। द स्लोगन ऑफ वंदे मातरम वाज फर्स्ट अडॉप्टेड ड्यूरिंग द मूवमेंट्स। वंदे मातरम का नारा पहली बार किस आंदोलन के दौरान स्वीकार किया गया था? ए नॉन कॉपरेशन, बी सिविल डिसोबीडियंस, सी स्वदेशी या डी चंपारण। तो इसका करेक्ट आंसर आपने देखें तो है आपका ऑप्शन नंबर सी, स्वदेशी मूवमेंट। जो स्वदेशी जो मूवमेंट था, ये आपको ध्यान है बंगाल का जो पार्टीशन था, जो 1905 में फर्स्ट बंगाल पार्टीशन जो हुआ था उसके ड्यूरिंग ये चला था, तो उस टाइम ये आपका नारा चला था वंदे मातरम का। द फर्स्ट इलेक्टेड इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली वाज, विधानसभा के प्रथम निर्वाचित भारतीय अध्यक्ष कौन थे? ए मोतीलाल नेहरू, बी वल्लभ भाई पटेल, सी सीआर दास या डी विठल भाई पटेल। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, विठल भाई पटेल, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई थे। ये 1925 के अंदर इलेक्ट हुए थे आपके सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रेसिडेंट, 1925 से 1930 तक रहे थे। श्री नारायण गुरु वॉज अ ग्रेट सोशियो रिलीजियस रिफॉर्मर ऑफ, श्री नारायण गुरु कहां के एक महान सामाजिक धार्मिक सुधारक थे? ए केरला, बी तमिलनाडु, सी आंध्र प्रदेश या डी महाराष्ट्र। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, केरला। जो ये स्पिरिचुअल लीडर और सोशल रिफॉर्मर थे केरला के अंदर, तो ये केरला की जो कास्ट रिडन सोसाइटी थी उसके अंदर ये कास्ट जो सिस्टम था उसके अगेंस्ट इन्होंने किया था ये रिफॉर्म मूवमेंट, जो ये कास्ट इनजस्टिस होता था, ताकि ये फिर सोशल इक्वालिटी को प्रमोट कर सकें।
नेक्स्ट, द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हु हेल्ड दैट ऑफिस एट द एज ऑफ 35 वाज। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने 35 वर्ष की आयु में उस पद को संभाला था? ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी सुभाष चंद्र बोस, सी महात्मा गांधी या डी मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी मौलाना अबुल कलाम आजाद। इन्होंने 1923 के अंदर जो आपका था सेशन दिल्ली के अंदर उसको प्रिसाइड किया था और ये फिर उसके यंगेस्ट प्रेसिडेंट बन गए थे। द फर्स्ट इंडियन टू कंटेस्ट एन इलेक्शन टू द ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स वाज। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय कौन थे? ए दादा भाई नेहरू, बी व्योमेश चंद्र बनर्जी, सी सुरेंद्रनाथ बैनर्जी या डी नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका, देखिए दादा भाई नेहरू नहीं है, वो इलेक्टेड पहले थे। दादा भाई नेहरू 1883 के अंदर इलेक्ट हुए थे, लेकिन जो 1883 था या 93 था, शायद 93 होएगा। और जो आपके इलेक्ट जो इन्होंने सबसे पहले जो कंटेस्ट किया था वो था व्योमेश चंद्र बनर्जी। इन्होंने 1892 के अंदर किया था। हाँ, वो 1893 है। फिर 1892 के अंदर इन्होंने इनको लिबरल पार्टी थी, उन्होंने अपना कैंडिडेट इलेक्ट किया था बरो एंड फर्नेस सीट से। टू सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स फाउंडेड इन इंडिया इन 1875 वर। 1875 में भारत के किन दो सामाजिक सुधार आंदोलन की शुरुआत की गई थी? ए ब्रह्मो समाज एंड प्रार्थना समाज, बी इंडियन एसोसिएशन एंड रामकृष्ण मिशन, सी थियोसॉफिकल सोसाइटी एंड आर्य समाज या डी अलीगढ़ मूवमेंट एंड सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो देखें इसका करेक्ट आंसर है आपका थियोसॉफिकल सोसाइटी एंड आर्य समाज। ये 1875 के अंदर फाउंड हुए थे। वैसे अलीगढ़ मूवमेंट भी आपका 1875 के अंदर ही फाउंड हो गया था, लेकिन सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी जो है ये 1905 के अंदर हुआ था। तो इसका जो साथ में जो दे रखा है ऑप्शन वो गलत है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी होएगा, थियोसॉफिकल सोसाइटी एंड आर्य समाज। ठीक है, आप देखें ब्रह्मो समाज 1828, प्रार्थना समाज 1867, इंडियन एसोसिएशन 1876, रामकृष्ण मिशन 1897, अलीगढ़ मूवमेंट आपको बता चुका हूं 1875 और सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 ये भी बता चुका हूं। तो ये आपके मूवमेंट्स थे 6 के 6, इनको बता दिया, बाकी 6 मतलब इनके बारे में। अच्छा, आपको कल ये बताऊं, आपका जो था थियोसॉफिकल सोसाइटी का, उसके अंदर जो लेडी एनी बेसेंट के बारे में कौन सा जो था स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, उसके अंदर सारे थियोसॉफिकल सोसाइटी का देने लग गए थे। तो ये इंडिया के अंदर थियोसॉफिकल सोसाइटी को जो लेडी एनी बेसेंट थी इन्होंने ही पॉपुलर किया था। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ अ ब्रिटिश प्रोविंस बिहार इन इंडिया वॉज। भारत में एक ब्रिटिश प्रांत जो कि बिहार था के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? ए सर एसपी सिन्हा, बी सैयद अहमद खान, सी सर हरि सिंह गौड़ या डी विठल भाई पटेल। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए सर एसपी सिन्हा। तो ये जो एसपी सिन्हा और कौन कौन सी जो पोस्ट इन्होंने जो होल्ड की थी, जो इसमें कि ये फर्स्ट थे, तो ये जो थे ये फर्स्ट इंडियन एडवोकेट गवर्नर जनरल एडवोकेट जनरल थे बंगाल के, फर्स्ट इंडियन एडवोकेट जनरल ऑफ बंगाल, फर्स्ट इंडियन टू बिकम अ मेंबर ऑफ वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल एंड द फर्स्ट इंडियन टू बिकम अ मेंबर ऑफ ब्रिटिश मिनिस्ट्री। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये वाला पोर्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर क्वेश्चन आपको पूछा जाए कि फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार एंड उड़ीसा, तो ये आपका सर एसपी सिन्हा। ठीक है, फर्स्ट इंडियन एडवोकेट जनरल ऑफ बंगाल सर एसपी सिन्हा, फर्स्ट इंडियन टू बिकम अ मेंबर ऑफ वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, तो फिर सर एसपी सिन्हा आंसर है। और फिर अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट इंडियन टू बिकम द मेंबर ऑफ ब्रिटिश मिनिस्ट्री, तो भी आपका आंसर होगा सर एसपी सिन्हा। नेक्स्ट, The headquarters of Ramakrishna Math and Mission established by Vivekananda in 1898 are, ये 1897 के अंदर हुआ था रामकृष्ण मिशन, पर मठ 1898 के अंदर किया होगा। 1898 में विवेकानंद स्वामी विवेकानंद के द्वारा स्थापित रामकृष्ण मठ और मिशन का मुख्यालय कहां है? ए कन्याकुमारी, बी बेलूर, सी हैदराबाद या डी चेन्नई। तो इसका करेक्ट आंसर आपका बेलूर के अंदर है यहाँ पे। ठीक है, इन्होंने ये बेलूर के अंदर किया था। बेलूर कहां पे लोकेटेड है? वेस्ट बैंक हुगली रिवर में, बेलूर वेस्ट बंगाल में। ठीक है, Who of the following was associated with the publication of a large number of weeklies and dailies such as Hindustan, Indian Union, Leader, मर्यादा, किसान अभ्युदय etc. ये आज का लास्ट क्वेश्चन आपका
कि निम्नलिखित में से कौन बड़ी संख्या में साप्ताहिक तथा दैनिक पत्र पत्रिकाओं जैसे हिंदुस्तान, इंडियन यूनियन, लीडर, मर्यादा, किसान, अभ्युदय आदि के प्रकाशन से जुड़े हुए थे? ए दादाभाई नौरोजी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी मदन मोहन मालवीय या डी गणेश शंकर विद्यार्थी? तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, गणेश शंकर जो विद्यार्थी ये जो थे ये आपके जर्नलिस्ट थे और इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक लीडर थे। इन्होंने मतलब कि कई सारे जो ये न्यूज़पेपर्स को मतलब फाउंड किया था, लेकिन इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो न्यूज़पेपर था वो था प्रताप। अगर कल को क्वेश्चन आए कि फाउंडर एडिटर प्रताप जो न्यूज़पेपर उसे कौन थे, तो इसका करेक्ट आंसर होएगा आपका गणेश शंकर विद्यार्थी। अच्छा, इन्होंने विक्टर ह्यूगो की जो नॉवल थी 93 उसको भी ट्रांसलेट एक बार किया था। अच्छा, इनकी डेथ कैसे हुई थी? इनकी डेथ हुई थी जब ये कानपुर के अंदर हिंदू मुस्लिम दंगे हो गए थे। जैसे 1931 के अंदर कराची सेशन को ये अटेंड करने जा रहे थे, कांग्रेस का कराची सेशन, लेकिन कानपुर के अंदर दंगे हो गए थे, तो हिंदू मुस्लिम राइट्स को रोकने के लिए इन्होंने जो गुस्साई जो भीड़ थी उसके अंदर खुद को समर्पित कर दिया कि ताकि लोगों को शांत कर सकें, समझा सके कि ये दंगे सही नहीं है। तो इन्होंने कई लोगों की जान बचा ली थी उन दंगों में, लेकिन अल्टीमेटली वो ये दंगों का शिकार हो गए और इनको बहुत बुरी तरीके से चाकू से गोद के मार दिया गया था। तो और इनकी जो मौत के लिए जो मृत्यु जो हुई थी, ये कह सकते हैं अपने एक तरीके से शहीद हुए इस कार्य के लिए गणेश शंकर विद्यार्थी। तो इनकी मृत्यु पर गांधी जी ने कहा था कि हम सभी को ऐसी मृत्यु मिलनी चाहिए, ये इन्होंने इतना महान कार्य किया है। तो आपके आज के 50 क्वेश्चंस यहीं पे खत्म होते हैं, आपकी क्लास यहीं पे एंड होती है। आई होप आज की क्लास में आपको मजा आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एंड गुड लक।